हमारे साथ आज की इस बातचीत में मन्नू भंडारी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लगातार पिछले 5 दशक से कहानी
और उपन्यास लेखन में संलग्न है। नई कहानी आंदोलन की महिला रचनाकारों के बीच उनकी अपनी जगह है। उनके बराबर हैं अर्चना वर्मा। उनके बाद की पीढ़ी में उदीयमान आलोचकाओं में से मिरांडा में लंबे समय से पढ़ा रही हैं। अपनी आलोचनात्मक विवेक और दृष्टि के लिए जानी जाती हैं। और उनके साथ हैं सुधा अरोरा, प्रसिद्ध स्त्रीवादी कहना शायद ज़्यादती होगी, क्योंकि वादी नहीं है वो, लेकिन स्त्रियों के सरोकारों को लेकर बहुत सक्रिय भूमिका बम्बई और उसके आसपास के समाज में निभा रही हैं। लगातार कथा देश में वो एक कॉलम लिखती रही हैं। स्वयं उन्होंने शुरुआत कथा लेखिका के रूप में की, उसके बाद सक्रिय जीवन ये अपना लिया। और मेरे यानी निर्मला जैन के बगल में हैं राजेंद्र यादव। हम तो उन्हें नई कहानी के हस्ताक्षर के रूप में जानते थे, लेकिन कहानी लिखने के अलावा उन्होंने कहानी की आलोचना की दृष्टि से भी बहुत योगदान दिया। और मुझे तो हमेशा लगता था कि उनकी आलोचक दृष्टि शायद कहानीकार की बनिस्बत ज़्यादा पैनी है। पर जब से उन्होंने हंस का संपादन संभाला, क्रमशः नायक से खलनायकत्व की तरफ जाने का उनका आग्रह बहुत तेज़ हो गया और अब उनकी एकमात्र इच्छा यही खलनायक बने रहने की है। बहरहाल बात तो मैं मन्नू जी से शुरू करूंगी और पहला सवाल मैं उनसे ये जानना चाहूँगी, सवाल क्या है ये, बहुत दिनों के बाद मित्र लोग एक मंच पर इस तरह इकट्ठे हुए हैं। मैं उनके अनुभव के बारे में जानना चाहूँगी और उनको 40 वर्ष पहले की दिल्ली की यादों में मैं ले जाना चाहती हूँ, जब वो आई थी 7वें दशक में। यहाँ मिरांडा हाउस में उनकी नियुक्ति हुई। हम सब ने सुना कि मन्नू भंडारी नाम की कथा लेखिका यहाँ आ गई हैं। मन में बड़ी इच्छा थी उनसे मिलने की। तब की दिल्ली में और अब की दिल्ली में, विशेषकर यहाँ के साहित्यिक माहौल में, मन्नू जी आपको क्या लगता है कि कितना फ़र्क आया, कैसे आया, और इसके जिसे कहें कि जो बिंदु हैं इस फ़र्क के, उन्हें आप कैसे रेखांकित करना चाहेंगी? लगभग 3 पीढ़ियाँ तब से अब तक इस क्षेत्र में आ चुकी हैं। देखिए, मैं जब आई थी उस समय यहाँ राकेश जी, कमलेश्वर जी, सतीन शरद, ये पूरा ग्रुप था हम लोगों का, जिनके बीच में हम कॉफ़ी हाउस में बैठते थे, जहाँ और भी अनेक लोग बैठते थे। उस समय मैंने देखा कि चाहे ईर्ष्या भी होती थी दो लोगों में, झड़प भी होती थी, पर सब मुख्य मुद्दा था साहित्य। यानी साहित्य के प्रति एक ऐसा रुझान या एक ऐसी ईमानदार, जिसे मैं कहती हूँ, लगन थी उन लोगों के मन में। आज ये सही बात है कि मैं उस तरह से मिलती नहीं कॉफ़ी हाउस में जाके, या लोगों से मेरा मिलना जुलना बहुत कम हो गया है। पर फिर भी जितना पढ़ के, सुन के, जान के जो पता लगता है कि आज उस समय साहित्य था, आज कुछ दूसरी चीज़ें जैसे प्रमुख हो गई हैं। अपना प्रमोशन, अपने को आगे बढ़ाने वाली, सब लोग जैसे लगे हुए हैं कि हम कहाँ पहुँच जाएं, क्या हमको मिल जाए। प्राप्ति की भावना भी बहुत ज़्यादा है। उस समय प्राप्ति की रहती थी केवल कि हम जो लिखें वो चर्चित हो, पाठकों द्वारा सराहा जाए, ये जरूर रहता था। तो ये जो अंतर आया है कि आज अपने को आगे बढ़ाना, मैं ये नहीं कहती कि सब ऐसे हैं, पर एक प्रमुख मुख्यतः ऐसा लगता है कि जैसे अपने को आगे बढ़ाना, क्या पालें, कहाँ पहुँच जाए, विदेश यात्रा हो जाए, ये हो जाए, मतलब प्राप्ति की चीज़ ज़्यादा है, जबकि वो लिख के देना ज़्यादा चाहते थे उस समय की। आपको क्या लगता है कि गुणात्मक दृष्टि से इसका क्या असर हुआ साहित्य पर? कथा थोड़ा सा नकारात्मक ही हुआ, थोड़ा नकारात्मक हुआ। मैं ये नहीं कहती कि आज अच्छा नहीं लिखा जा रहा है। बहुत सी रचनाएं आती हैं, अच्छी रचनाएं भी आती हैं और अच्छे रचनाकार भी हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मेरे बाद की पीढ़ी, यानी हम जो लोगों की पीढ़ी थी, उसके बाद की पीढ़ी, उसके बाद की पीढ़ी आज बहुत सक्रिय हो गई है और कुछ लोगों ने बड़ी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। मैं कविताओं से इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं हूँ, कहानियों से जुड़ी हुई हूँ, तो अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, पर कुल मिला के वो माहौल नहीं बन पा रहा है जो हम लोगों के समय में था। माहौल उस समय का इसलिए था कि हम लोग शक्तिनगर में रहते थे
सारे लेखक यूनिवर्सिटी वाले या गैर यूनिवर्सिटी वाले उसी एरिया में थे। मिलना जुलना आपस में बहुत सुविधाजनक था। अब सब वहाँ से चले गए हैं, दूरियाँ बहुत बढ़ गई हैं। मिलने जुलने की मानी साल में 2 बार 4 बार मुलाकात हो जाती है, इसके अलावा मुलाकात नहीं होती। तो वो जो एक आत्मीय संबंध और एक जो महफिलबाजी कहते हैं जिस जो साहित्य के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी संभावना ख़त्म हो गई। क्योंकि उस समय एक तो सबसे बड़ी कॉफ़ी हाउस हुआ करते थे। हम कॉफ़ी हाउस में बैठ के सारे लोग शाम को रोज़ का प्रोग्राम था कि घर से निकले 4 बजे 4:30 बजे कॉफ़ी हाउस में, वहाँ सारे लोग इकट्ठे हो गए। एक तो घरेलू गोष्ठियाँ और एक कॉफ़ी हाउस की जो गोष्ठियाँ होती थी, इससे जो एक माहौल बनता था। ये सही बात है कि दूरियाँ और फिर पेट्रोल, ट्रैफिक, आना जाना इतना मुश्किल हो गया है आज, तो इन सब चीज़ों ने भी कहीं असर तो डाला है। नहीं, पर क्या आप समझती हैं यही एकमात्र कारण है? नहीं, एकमात्र नहीं है। इसमें एक एक बात बात नहीं। मैं अर्चना की हाँ। प्रतिक्रिया जानना हाँ, चाहूंगी एक इस बात मैं पर। इसमें आपकी बात सुनते हुए, यानी कि उस पीढ़ी के लोग, उनके बीच का ये माहौल जब तक रचनात्मक था, जाहिर है था ही, लेकिन उसके बाद क्या उसी पीढ़ी के लोग भी उसी दौड़ में शामिल नहीं हुए? नहीं। यानी बाद के लोगों के बीच में तो है अपने को प्रमोट करना, पर आपके साथ के भी मैं जो ये- लोग थे। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। वो जब एक माहौल ऐसा बनता है ना प्रमोट करने वाला, तब उसमें पुरानी पीढ़ी के लोग, हमारी पीढ़ी के लोग भी जुड़े। मैं एक तो रहे नहीं कुछ लोग, तो जो खास कर कुछ लोग तो रहे ही नहीं, जिनकी मेरे दिमाग में जिनकी सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से जिनको मैं अपने साथ जोड़ती थी, जी। और उन्हीं के माध्यम से मैं सारा साहित्यिक माहौल देख लेती थी। मतलब राकेश और कमलेश्वर। राकेश, कमलेश्वर बाद ये लोग में जैसे सत्येंद्र शरत, जी हाँ। ये लोग जो थे, नंबर भी थे उसमें। नाम पर तो आवाजाही में रहते थे हाँ, ना। आवाजाही में, और एक उस तरह से समीक्षक की तरह से ये जो क्रिएटिव राइटर्स थे। अब कमलेश्वर जी ने, राकेश जी तो बहुत पहले ही चले गए, वो उस तरह से उसमें बहुत ज़्यादा नहीं उस तरह से जुड़े थे। और कमलेश्वर जी ने लाइन ही बदल ली, फिल्म में चले गए, ये चले गए। उसके बाद जब आए तो उस बिल्कुल जो तुम कह रही हो सही है कि उनका रुझान उसी तरह का हो गया था कि कहाँ साहित्य अकादमी पुरस्कार पा लूँ, उसके लिए क्या कर लूँ, ये कर लूँ, ऐसी चीज़ें। मिलना जुलना तो मेरा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था कमलेश्वर जी से, पर जो सुनाई देता था वो यही था। तो एक जो उस समय में एक साहित्यिक माहौल था, साहित्य रचने का एक माहौल था, वो कई कारणों से दूरियां, ये बिल्कुल सही बात है, कॉफ़ी हाउस का ख़त्म होना, जहाँ बैठ के सब जब इकट्ठे होके एक अलग तरह का, एक घरेलू गोष्ठियाँ होती थी, एक कॉफ़ी हाउस की गोष्ठियाँ होती थी, और वो जो एक वातावरण बनाती थी वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो उससे वो, इसकी वजह क्या साहित्य के माहौल के बाहर बाकी देश के माहौल के साथ भी कहीं जुड़ी रही होगी क्या? मतलब मेरा मतलब जैसे हम, आपकी पीढ़ी आज़ादी की लड़ाई के साथ भी जुड़ी हुई थी, और उसके बाद आज़ाद भारत में भी रचनात्मकता का पहला दौर जिसे हमको कहना चाहिए उसी के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं, ये जो तुम कह रही हो कि तो वो अतीत जैसे जैसे होता गया दूर, दूसरी चीज़ें सामने ज़्यादा, एक जैसे टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पाठक की कमी भी जैसे कहते हैं। पर हालांकि ये जो कहते हैं ना कि पढ़ने वाले नहीं है, पढ़ने वाले नहीं है, पर मुझे लगता है कि अगर पढ़ने वाले नहीं, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हो पाती हूँ कि अगर पढ़ने वाले नहीं हैं तो प्रकाशक इतनी किताबें क्यों छापते हैं? क्योंकि प्रकाशक तो धंधा करने बैठते हैं, यानी कोई, तो वो तो उनको मुनाफा ना हो तो वो क्यों इतनी किताबें छापेंगे? नहीं, सुधा जी इस बात का, शायद इस बात पर आप कुछ प्रकाश डालना ये चाहेंगे। बातें थोड़ी साहित्यिक राजनीति की तरफ मुड़ गई हैं, मैं इनको साहित्य की ओर लौटाना चाहूँगी। बोलो। मनु जी, आप भी कलकत्ता से आपके लेखन की शुरुआत हुई, कलकत्ता से आप जुड़ी रही हैं, मैं भी कलकत्ता से हूँ, और ये अक्सर हम कहते हैं कि मन्नू जी की देह दिल्ली में और आत्मा कलकत्ता में बसती है। तो उस समय के कलकत्ता के साहित्यिक माहौल में जब आपने लेखन की शुरुआत की तो किस तरह का आपको अनुभव हुआ? देखो, कलकत्ते में हिंदी के लिए तो कोई वो नहीं था, यानी वहाँ पे कोई हिंदी लेखक हो, वहाँ मैं कभी कॉफ़ी हाउस नहीं जाते थे, पर एक अलग बैठते थे। मतलब कलकत्ते का हिंदी का साहित्यिक माहौल बहुत सक्रिय मुझे नहीं लगा था, इसलिए तो दिल्ली आने की चटपटाहट थी। पर आपके लेखन की शुरुआत वहीं से शुरुआत हुई। बिल्कुल हुई, इसमें कोई शक नहीं, शुरुआत हुई। और बहुत अच्छी चीज़ें आपने वहाँ पर कहानियाँ लिखी थी, कहानियाँ लिखी। हाँ, 2 कहानी संग्रह वहाँ पे आए थे, और फिर हम 64 में यहाँ आ गए थे। पर इसीलिए यहाँ आने की छटपटाहट थी कि कलकत्ते में हिंदी साहित्य के लिए
बांग्ला साहित्य के सामने या बंगाली लेखकों के सामने विशेष करके हिंदी के लेखकों का कोई खास वो नहीं था। तो आप अपने साहित्यिक दौर में कलकत्ता को मिस नहीं करती? साहित्यिक दौर में नहीं, मैं करती हूँ बिल्कुल पारिवारिक और मित्रों के उसमें बहुत मिस करती हूँ। एक चीज़ को मेरा ख्याल है कि हमें नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए कि दुनिया भर में सब जगह साहित्य राजनीति अड्डेबाजियों में पनपती है ना, हाँ, महफिलों में पनपती है। इसमें कोई शक नहीं। यानी फ्रांस में भी जो सैलून होते थे, हाँ, उनमें सब में, यानी जहाँ पर आप आराम से बैठ के गपशप कर सकें और एक तरह से निश्चिंत होकर एक लेजरली ढंग से, वो सुविधा। अब टेंशन है, वो भाग दौड़ है, मिलने जुलने कोई सेंट्रल जगह नहीं है, एक दूसरे के घर ही मिल सकते हैं, जो अक्सर एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि आजकल मिलना जुलना चाय कॉफ़ी पर तो होता नहीं है, आजकल तो बाकायदा रसरंजन होता है, ड्रिंक चाहिए। रसरंजन होता है उससे पहले, हाँ, नहीं, खैर, जिसके बगैर मिलना नहीं माना जाता। हाँ, वो सब समान बुद्धि के लोगों का, और खास तौर से बहुत ज्यादा जरूरत है एक दूसरे को ये मैं आपको सपोर्ट उदाहरण देने दूं की। कि मैं बाहर की मेरा दुनिया घर में। सेंटर में पड़ता है, सबके लिए सुविधाजनक है हौस खास में रहने की वजह से। सब कहते हैं कि तुम्हारा घर, तो मैं कहती हूँ आओ पर पिलाओ। मैंने कहा नहीं, मैं पीती भी नहीं हूँ, पिलाऊंगी भी नहीं, तो अपनी शाम क्यों बिगाड़े तुम्हारे यहाँ के, तो कोई आना ही पसंद नहीं करता है। तो वैसे भी वो जो घरेलू गोष्ठियाँ होती थी, आज भी मुझे याद है जब हम शुरू में आए थे दिल्ली, तो निर्मला जी का घर, हमारा घर, अजीत जी का घर, ये 3 घर थे जहाँ हमारी गोष्ठियाँ यानी होती ही रहती थी बराबर। बिल्कुल। उसमें नामवर जी जुड़ जाते थे, जब दिल्ली आते थे तो जुड़ जाते थे, अक्सर ही जुड़े ही रहते थे। वो गोष्ठियाँ, वो घरेलू गोष्ठियाँ, कॉफ़ी हाउस ख़त्म हो गए थे, पर वो घरेलू गोष्ठियाँ भी मेरे लिए, मैं अपने लिए अगर कहूँ, बहुत ही प्रेरणास्पद थी। मुझे उन बातों से, चाहे मैं उसमें बहुत पार्टिसिपेट ना करती हूँ, लेकिन उन बातों से मुझे लिखने की बड़ी प्रेरणा मिलती थी। वो ख़त्म होने से जैसे लेखन भी ख़त्म हो गया, या लेखन पे बहुत प्रभाव पड़ा उसका। एक हद तक आपकी बात सही है, क्योंकि उन गोष्ठियों में मेरा ख्याल है पारिवारिक विषय, या वैसे हम लोग सब एक दूसरे के सब तरह के विषय रहते थे, एक दूसरे की पारिवारिक समस्याओं से भी जूझते थे, जो मित्रों के बीच समस्या होती थी। लेकिन अक्सर ये होता था कि एक मुद्दा उठ गया और उस मुद्दे पर फिर एक लंबी बहस होगी, और लंबी बहस होने में तू मैं तक कभी नौबत आती थी। दूसरे दिन चलती थी, और फिर वो बहस फिर आगे चलती थी, और इस तरह हफ्तों वो एक मुद्दा चलता चला जाता। और जेन्युइन की जो अजीत जी चलाए बैठे थे, फेक और जेन्युइन की, कि साहित्य में कोई चीज़ फेक नहीं होती, जो होता है सब जेन्युइन होता है। और अजीत जी ने तो ये भविष्यवाणी की थी उन्हीं बैठकों के बीच में कि आने वाले विश्व में जेंडर्स निश्शेष हो जाएंगे, मतलब स्त्री और पुरुष नाम के अलग अलग नहीं, प्राणी एक ही तरह का होगा, जो ना स्त्री और ना पुरुष होगा। मैंने इस हद तक वो बातचीत जाती थी। जैसे पर ये मैं कहती हूँ कि जब तक ये गोष्ठियाँ, ये मिलना जुलना, बिल्कुल ही अनौपचारिक ढंग से मिलना जुलना, जिसमें सिर्फ साहित्यिक बातें और भी होती थी, एक दूसरे की टांग खिंचाई भी होती थी, स्कैंडल भी होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर के मुद्दा साहित्य पे आ जाता था। ये साहित्यिक गोष्ठियाँ आज मुझे लगता है आज की पीढ़ी शायद इससे वंचित है। नहीं, पर साहित्य रचने के लिए क्या आपको अकेलापन नहीं चाहिए? और साहित्य क्या गाँवों में नहीं रचा जाता जहाँ ये गोष्ठियाँ नहीं होती? बहुत अकेली जगह पे भी रचनाकार बहुत अच्छे, बहुत बड़े रचनाकार हुए हैं, जहाँ ये गोष्ठियाँ वगैरह बिल्कुल सिरे से अनुपस्थित हैं। थे ये लगा दो तुम। आज की बात हो रही है ना कि आज वो स्थिति गांव में हो सकती, मैं नहीं कहती, मैं दिल्ली की भैया ने कहा ना कि दिल्ली में आप आई और आज की दिल्ली में क्या अंतर शायद दोनों बातों में फर्क भी करना चाहिए। मतलब एक तो लेखन की प्रक्रिया है, लिखने का समय जब आपको एकांत चाहिए, पर बाकी जीवन के साथ जो संपर्क है, अनुभव का क्षेत्र, जीवंतता, अनुभव का जो संचयन है, लोगों के बिना मुश्किल है। कहाँ गांव भर में होना, मेरा ख्याल है अकेलेपन में होना नहीं होता, एक दूसरे किस्म की दुनिया होती है। इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि प्रेरणा के लिए या लेखन के लिए बहुत गोष्ठियों की जरूरत नहीं है, आपके सरोकारों की जरूरत है। आप अपने आसपास के लोगों के साथ, आप सरोकारों को कहाँ कहना चाहिए डिस्कस करेंगे, सरोकारों पे आप चर्चा करते हैं, अपने मन में सरोकार नहीं रखते हैं, उन सरोकारों पे आप 4 जनों के बीच में बैठ के चर्चा करते हैं, बहस होती है,
तब कहीं वो लिखने की बिंदु तक ले आते हैं वो मतलब सरोकार। कहानी लिखने तुम जो कह रही हो एकांत की जरूरत, लिखने के लिए जरूर एकांत चाहिए, पर लिखने के लिए जो सामग्री चाहिए वो इन गोष्ठियों से मिलती है। बात को थोड़ा सा बदलना चाहूँगी मैं अब। मनु जी, आप अपने लेखन में बेबाकी के लिए, भाषा की सफाई के लिए और एक सहज संप्रेषणीयता के लिए जानी जाती। मेरा ख्याल है महत्व आपका उसी कारण विशेष रूप से है। कभी आपको क्या ऐसी प्रेरणा नहीं हुई कि भाषा के साथ आप कुछ खिलवाड़, कुछ प्रयोग, कुछ उसमें पच्चीकारी, इस तरह की बात पैदा करने की कोशिश करें? नहीं, कलावादी रुझान जिसको कहते हैं। कलावादी की बात तो नहीं है, उस तरह की मेरी क्षमता है। मैंने हमेशा लिखा है, जब मैंने अंतिम कहानी, अंतिम दौर की जो कहानियां हैं जिसमें स्त्री सुबोधनी है, करतूते मर्दा है, या वो शेरा बाबू वाली कहानी तीसरा हिस्सा है, ऐसी कुछ कहानियां जब मैंने लिखी थी तब मैंने जरूर ये परिवर्तन करने की कोशिश की थी। अपनी पूरी यानी शैली और भाषा के साथ मैंने वो किया था, प्रयोग किया था। इससे ज़्यादा प्रयोग में करती और मेरा कथ ही खत्म हो जाए, मैं ऐसे प्रयोग में विश्वास नहीं करती हूँ कि जो आप ऐसा प्रयोग करें कि कथ ही खत्म हो जाए उसमें और वो प्रयोग ही प्रयोग रह जाए। मैंने सिर्फ वहीं उसी सीमा तक मैं आगे, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उसी सीमा तक मैं आगे बढ़ी कि वो प्रयोग मेरे कथ्य को और अधिक प्राणवान और अधिक जीवंत बनाए। इसलिए मैंने शैली के साथ प्रयोग किया, अरे थोड़ी भाषा शैली के साथ ही प्रयोग करके मैं रह गई बस। नहीं, तुम्हारा ज़्यादातर ध्यान तो इस बात में गया कि मुझे लेकर के बहुत पच्चीकारी करते हैं और बहुत शिल्प छांटते हैं वगैरह वगैरह, उसको क्रिटिसाइज करने में ही गया। मैंने एक बार शुरू में कभी, जब आप बहुत प्रयोग के प्रति आपका विशेष रुझान था, उस समय कहा, उसके बाद मैंने कभी कहा भी नहीं। आप जैसा आपने फिर इधर तो खैर लिखना ही कई सालों से संपादकीय लिखे। नहीं, इस नज़रिए से तो सीधे सीधे आप लेखन को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, कलावादी लेखन और एक जो जीवन के साथ सहज रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी नामवर जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मन्नू जी की भाषा जो है वो निर्मल वर्मा उसका ध्रुवांत है। एक ध्रुव पे निर्मल वर्मा है और दूसरे ध्रुव पे मन्नू जी हैं, और मन्नू जी के आसपास जो लोग दिखाई देते हैं उनमें अमरकांत है। नहीं, इससे क्या कहना चाहती तो? नहीं, यानी कि एक भाषा की सहजता, सरलता और एक दूसरा पच्चीकारी, ट्रांसपेरेंसी एक होती है। मतलब दोनों विरोधी ध्रुव पर चीजें हो। नहीं, वो तो मैं समझ गई, निर्मल और मैं ध्रुवांत है। ये तो मैं अब ये कोई मैंने इसके लिए प्रयास नहीं किया, ये सहज है। सहज शुरू रूप से में जब है। मैंने लिखा तब से ही ऐसी सरल सहज भाषा मैंने लिखी। अब वो कहाँ तक सार्थक हुई, सफल हुई, लोगों ने उसको सराहा, मैं नहीं जानती, पर मेरा ये सहज रूप था लिखने का। वहाँ आके अपनी अंतिम दौर की कहानी में जरूर थोड़ा सा मैंने परिवर्तन किया। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ जो आपसे भी पूछा था, वो ये कि ये जो 60-65 से ऊपर की महिलाएं हैं, इनको स्त्री विमर्श से इतनी चिढ़ क्यों? ये किसने कह दिया कि चिढ़ है? मतलब ये कि एक सेकंड कि वो, अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम स्त्रीवादी लेखक हो तो तुम्हें इससे आपत्ति क्या? नहीं, मुझे देखिए चिड़ कुछ नहीं है। मेरी रचनाओं में आप देखिए, आपका स्त्रीवाद बहुत जगह मिल जाएगा कि जहाँ पे स्त्री ये जो स्त्री सुबोधनी कहानी स्त्रीवाद का ही वो एक तरह से, करतूते मर्दा स्त्रीवाद का ही है। बहुत सारी और शुरू की कहानियाँ हैं जो हैं, मेरा अपना जीवन भी स्त्रीवाद का ही है, उसमें भी कोई वो नहीं है। उसका झंडा लेके घूमना, स्त्री विमर्श उसके नाम पे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन जरूरी है, ये है, इन चीज़ों में विश्वास नहीं